हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो है बीके मेहता का ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल होगा तो देखेंगे। तो हम लोग 1 से 18 तक क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस आज के वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन मैं इंक ले लेता हूँ। बोलता है कि पहला क्वेश्चन कि द डायमीटर ऑफ एन एटम इज अबाउट, बोल रहा है कि एक एटम का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो एक एटम का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो हम लोग बीके मेहता के थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि एटम क्या होता है। कोई भी ऑर्डिनरी एटम क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एटम क्या होता है, कोई भी ऑर्डिनरी जो मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर का सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट इकाई है। क्या है, कोई भी ऑर्डिनरी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब सबसे छोटी इकाई है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी मैटर भी उठाइए तो उसका क्या है, सबसे छोटी इकाई को हम एटम कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई को एटम कहते हैं, तो बहुत छोटा होता होगा ये, तो इसका डायमीटर भी कितना होगा। ये सब थ्योरी पोर्शन है तो इसे हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कितना, तो याद रख लीजिए 10⁻⁻10 मीटर, ये सबसे छोटी इकाई है। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो और लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसी फॉर्म को आप लिख सकते हैं 1/10⁻10 मीटर। ठीक है, ये भी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि एटम जो डायमीटर है एक एटम का वो कितना है, 10⁻10 मीटर। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कंपाउंड अवेलेबल इन नेचर इज। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड की संख्या कितनी अवेलेबल है इस प्रकृति में। ठीक है, प्राकृतिक में तो कितनी है, तो अनलिमिटेड है। ये भी थ्योरी सेक्शन है, याद कर लीजिए, अनलिमिटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बीके मेहता बुक का। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज डैश द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है, पूछ रहा है कि जो प्रोटॉन का मास होता है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन का मास बताइए, प्रोटॉन का मास कितना है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो इस ऑप्शन में से हम चूज करके देंगे तो कितना होता है, देखिए ये होता है 1837 टाइम्स किसके, टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये तो बीके मेहता बुक में दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग को ओरिजिनल एकदम वैल्यू में पूछा जाए कि मास बताइए, प्रोटॉन का मास बताइए वैल्यू में, तो हम लोग ने थ्योरी में डिस्कस किया है। तो कितना है, अगर वैल्यू में बताना चाहते हैं मास, प्रोटॉन के मास को, तो लिख सकते हैं क्या, प्रोटॉन के मास को वैल्यू में 1.673 × 10⁻27 kg। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है इतना के बराबर है, ये दोनों सेम वैल्यू है, लेकिन ये है ये आपका वर्ड में लिखा हुआ है सेंटेंस में, और ये लिखा हुआ है वैल्यू में। ठीक है, तो वैल्यू भी याद कीजिए और वर्ड में भी, जो बीके मेहता थ्रू ये याद रखिए, और इसी को जब सॉल्व करिएगा तो इतना आता है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4th नंबर क्वेश्चन में आ गए। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, मतलब कोई एक एटम के जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये थ्योरी सेक्शन में भी पढ़े हैं और यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्या, कि कोई एटम है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए ये एटम है। ठीक है, ये बीच वाला उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि डिफरेंट ऑर्बिट पे कौन मूव करता है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे मूव करते हैं, तो यहाँ कितना ऑर्बिट बनाया मैंने, 1 2 3 ऑर्बिट, 1 2 3 ऑर्बिट बनाया ना मैं। तो जो सबसे लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, ये है सबसे लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट ये है जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, उसको हम जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस नाम से जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कोई भी एटम्स के लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी को हम क्या कहते हैं, लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इससे तीसरा टिक सही हो जाएगा, ऑप्शन। अब फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4 द सब्सटेंस इज कॉल्ड। वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, तो वैसे सब्सटेंस हमारा कहलाएगा कंडक्टर। वैसे सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्टर। कौन क्या कहलाएगा, कंडक्टर। समझ लेते हैं, आप आंसर मैं बता दिया पहले, कंडक्टर। अब इसको समझ लेते हैं। बोल रहा है कि यदि संख्या जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यदि संख्या 4 से क्या है, लेस देन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 से उसकी संख्या कम है किसी भी एटम का, तो वैसे मतलब एटम्स का, तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग पिछला भी पढ़ चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस के एटम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 4 से कम हो, तो वैसे सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब छठा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। पूछ रहा है यदि इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली क्या होगा। तो वैसे सब्सटेंस हमारे इंसुलेटर होगा। आइए अब कैसे समझते हैं, इंसुलेटर होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यदि संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोल रहा है यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो हमारा, ग्रेटर दोनों हो, कितना, 4 से, तो वैसे सब्सटेंस क्या हो जाएगा एटम में, वैसे सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं, इंसुलेटर कहेंगे, क्योंकि उसका लास्ट ऑर्बिट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट ऑर्बिट पे किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अगर फुल है 4 से, तो वो क्या करेगा, वो कोई मतलब कोई भी एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा, फुल है, तो वो क्या ऐसा इंसुलेटर होगा, मतलब उसमें कोई भी कंडक्टिविटी जैसा कोई काम ही नहीं होगा, तो वैसे सब्सटेंस को इंसुलेटर कहेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ी थ्योरी पोर्शन है, तो ये मैंने थ्योरी में भी डिस्कस किया है, तो ये सब याद करते जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं फ्रेंड। देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज 4, देन द सब्सटेंस इज यूजुअली। बोल रहा है कि यदि संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एटम का वो बराबर हो 4 के, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, कितना, 4 के बराबर हो किसी भी एटम में, तो वैसा सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, वैसा सब्सटेंस हमारा कहलाएगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर। अगर 4 के बराबर हो तो हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर हो किसी भी एटम में, तो वैसा सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं 8वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, मतलब 1 कूलम जो होता है, मतलब 1 कूलम किसके बराबर, कितना चार्ज के बराबर है, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन कितना इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 कूलम बराबर होता है 625 गुना 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स।
ये याद रखिए, ये सब थ्योरी पोर्शन है, ये सब थ्योरी में भी पढ़िएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, हिट करना है सिर्फ। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना बराबर होता है? 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब 9वां क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं बीके मेहता बुक ऑब्जेक्टिव का। तो क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर, मतलब एक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कॉपर का एक पीस लिए हम लोग, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे कितना का पीस लिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर का, मतलब कॉपर वायर हो सकता है या वायर ही हो सकता है, तो कॉपर वायर का एक पीस लिए, ठीक है। तो उसमें जानना चाह रहा है कि उसमें कितना नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो ये थ्योरी पोर्शन है, तो याद कर लीजिए 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, एक कॉपर वायर में, ठीक है। देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसेप्ट क्या है? कॉपर वायर, कॉपर क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए अच्छा वायर माना जाता है। तो इसमें क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो होता है मौजूद, मतलब जिम्मेदार होता है ना करंट के फ्लो के लिए वायर में। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो करंट हम लोग को मिलता है वायर में। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जैसे बोलते हैं ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, तो यही है कि कॉपर एक अच्छा वायर क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कॉपर का एक वायर का पीस लीजिएगा ना इतना, तो इतना में ही कितना नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है? तो 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसीलिए क्या है, एक कॉपर बहुत अच्छा वायर माना जाता है कंडक्टिविटी के मतलब कंडक्टिविटी को लेकर, तो यही कारण है, ठीक है। तो याद कर लीजिए वैल्यू कितना होता है? 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10वां क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसके कारण होता है, मतलब किसके बहने से, किसके फ्लो से हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक ना। तो ये थ्योरी पोर्शन है, बहुत ही अच्छा चीज़ है कि इलेक्ट्रिक करंट हमें कैसे मिलता है, किसके फ्लो से। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके फ्लो से मिलता है? तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा हो सकता है? दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है चार्ज, ठीक है। तो बोथ लिख सकते हैं कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण हमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है। ये ऑप्शन सी हो गया, तीसरा हो गया। ये सब थ्योरी है, 1 नंबरिया है, तो याद कर लीजिए, बस देखते जाइए। तो अब 11वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? ईएमएफ इन ए सर्किट, ईएमएफ इन ए सर्किट मतलब एक सर्किट है, ठीक है, कोई एक सर्किट है। मैं छोटा सा सर्किट बनाता हूँ आपको। तो कोई सर्किट है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी, इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ करंट। तो बोल रहा है कि ईएमएफ इन ए सर्किट, मतलब एक सर्किट में, ये क्या है? सर्किट। तो एक सर्किट में बोल रहा है कि ईएमएफ किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? तो ईएमएफ कहाँ से मिल रहा है? बैटरी से मिल रहा है, हमारा बैटरी प्रोड्यूस कर रहा है ईएमएफ, ठीक है। तो बैटरी प्रोड्यूस हमारा ईएमएफ कर रहा है। एक सर्किट में अगर बैटरी लगाते हैं तो वो किस लिए जिम्मेदार होता है? तो वो जिम्मेदार होता है मेंटेनेंस करने के लिए, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो एक ईएमएफ क्या होता है सर्किट में, क्या मेंटेनेंस करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? मोटिव फोर्स, ठीक है। ये फुल फॉर्म हो गया ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये एक सर्किट में किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब चलिए याद करते हैं 12वां नंबर आंसर मतलब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है इसमें कि
द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। देखिए 12वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में, देखिए मेटेलिक कंडक्टर है, तो मेटेलिक कंडक्टर मान लीजिए कि ये है मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। तो ये मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है, तो करंट किसके कारण फ्लो होता है ये मेटेलिक कंडक्टर में, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद के कारण क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। कोई भी मेटेलिक कंडक्टर में हमारा क्या होता है कि उसमें मौजूद होता है हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है मेटेलिक कंडक्टर में करंट के फ्लो के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो हेलो फ्रेंड्स, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं कितना है। क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ द यूनिट ऑफ, मतलब इसमें पहचाना कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम पीडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तब पीडी बराबर क्या होता है, वर्क बाय चार्ज, ठीक है, ये होता है। तो वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलाम। तो इसका क्या ये भी बनता है, या आप सब बोल सकते हैं वोल्ट्स, ठीक है। ये होता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर एनर्जी बोल रहा है ना फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि एनर्जी गलत है, होना चाहिए इसमें नन ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज, ठीक है। वर्क बाय चार्ज होता है, तो वर्क होता है जूल, वर्क का ऐसा यूनिट जूल और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम। दोनों मिलाइएगा तो वो जूल पर कूलाम बोल सकते हैं या वोल्टेज बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एनर्जी दिया हुआ है बीके मेहता में, तो हमको लगता है कि गलत है। आप कहीं भी अगर देखिएगा इसकी सॉल्यूशन, तो हमको लगता है कि नन ऑफ दीज ही होना चाहिए, नन ऑफ द एबव होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप एनर्जी का यूनिट देखना चाहिएगा, तो एनर्जी क्या होता है, पावर गुना टाइम, यही होता है। पावर क्या होता है, VIT, क्या हो सकता है, वोल्ट, मतलब वोल्ट एम्पियर सेकेंड हो सकता है। या आप इसको पढ़ते हैं कि एनर्जी बराबर क्या बोलते हैं, या जूल बोलते हैं, ठीक ना, जूल बोल सकते हैं। लेकिन तो भी नहीं होता है, तो ये कहीं सटीक नहीं बैठता है कि, क्योंकि एनर्जी का तो यूनिट होता है जूल्स, ठीक है। तो और इसलिए ये नहीं हो सकता, तो ये गलत ही होता है। इसलिए आंसर क्या लगाइए, नन ऑफ द एबव लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 14, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए लिक्विड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। जो इलेक्ट्रिक करंट है लिक्विड में किस कारण से फ्लो होता है, मतलब किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट किस कारण से फ्लो होता है, तो वो क्यों फ्लो होता है, तो आयंस के मदद से होता है, ठीक है। आयंस से रिस्पॉन्सिबल है, मतलब देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ कि लिक्विड में करंट जो है फ्लो होने का क्या कारण है, तो फ्लो होने का कारण है आयंस। क्या कारण है, आयंस, ठीक है। आयंस के कारण ही किसी लिक्विड में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। तो आयंस वो क्या हो सकता है, हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है वो आयंस, ठीक है। तो मेनली याद रखना है कि करंट जो है किसी लिक्विड में किस कारण से बहता है, तो आयंस के हेल्प से बहता है। और आयंस वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के मदद से बहता है, ठीक है, किसी भी लिक्विड में करंट। तो आइए फ्रेंड्स, आओ 15 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करें। क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा याद रखिए स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है स्केलर क्वांटिटी, तो क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा करंट है ना, वो करंट क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, देखिए मैं बताता हूँ। करंट जो है हमारा
करंट जो हमारा क्या करता है, करंट जो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक, नॉट ओबे, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, करंट ओबे नहीं करता है, इसी कारण ये क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब छोटी बात है। फ्रेंड्स अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ के मैं बताता हूँ। ए बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 10 टू द पावर -3 सेकेंड, द करंट इज, तो करंट कितना होगा, मतलब क्या बोलना चाहता है हिंदी में समझिए कि एक बिलियन इलेक्ट्रॉन है, मतलब बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करना चाहता है किसी एक कंडक्टर के अंदर से, ठीक है, कितना समय ले रहा है पास करने में, 10 टू द पावर -3 सेकेंड ले रहा है, तो वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। तो करंट का डिफिनेशन क्या होता है, करंट के बारे में हम क्या जानते हैं कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, देखिए मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि करंट को हम क्या बोल सकते हैं, इसका डिफिनेशन जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, इसी को इज कॉल्ड करंट, उसी को हम करंट कहते हैं। यही हमारा डिफिनेशन करंट का। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी है, मैं इसको ओमिट कर देता हूँ फ्रेंड्स, जगह कम है, तो ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया होगा तो आप देख लीजिएगा। तो करंट का मैं डिफिनेशन बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिया हुआ है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और वो टाइम ले रहा है एक कंडक्टर के अंदर से बहने में कितना, 10 टू पावर -3 सेकेंड का टाइम लगा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई मतलब करंट बताइए, ये पूछ रहा है, इतना चीज़ हमको डाटा क्या है गिवन है, ऐसे इतना चीज़ पूछ रहा है, तो हम लोग सीधा लगा लेंगे फॉर्मूला, चार्ज के थ्रू का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या लगा सकते हैं कि आई बराबर Q/T, मतलब चार्ज अपॉन बाय टाइम में लगा सकते हैं। तो चार्ज हमारा दिया हुआ है, मतलब एक ये फॉर्मूला था, इसी को हम तोड़ सकते हैं Na/T, ये फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई बराबर कितना लिख सकते हैं, NE दिया हुआ है और अपॉन में T दिया हुआ है, तो N के जगह कितना आ जाए, 10 टू पावर 9 दिया हुआ है मेरे पास, और 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम चार्ज होता है, मतलब E का वैल्यू होता है ये, ठीक है, E का वैल्यू इतना होता है, ये दिया हुआ रहेगा। और टाइम कितना लेना है हमको, कितना टाइम में कर रहा है, -10 टू -3 में कर रहा है। बस इसी को क्या, इस डाटा को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, देखिए सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है कि इस 3 को ऊपर भेज लीजिए, तो 3 और 10 पे इतना 3 और 10 टू -9, अब इस 0 का 10, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा 16 गुना, ये जोड़ दीजिए 9 और 3 जोड़ेंगे, 9 3 कितना होगा, 9 10 11 9 10 11 12 इंटू 10 टू पावर -19 और 10। तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ी वीडियो लॉन्ग बन जाएगी फ्रेंड, लेकिन मेरे वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ। तो क्या होगा, 12 में 19 घटेगा तो -7/10, और ये आंसर आ जाएगा। और 10 को 1.6 इंटू 10 टू -7 एम्पियर, क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये मेरा आंसर हो गया 1.6 इंटू 10 टू -7 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ तो आपको समझ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है।
तो देखिए इसमें क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए तो पूछना ये चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है एक डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसके कारण होता है, मतलब करंट का फ्लो किसके कारण होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए तो डिस्चार्ज ट्यूब में करंट बोल रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब में करंट किस के द्वारा फ्लो होता है, ठीक है, करंट किस द्वारा फ्लो होता है, तो ये होता है आपका आयंस के द्वारा। इसमें भी होता है, जैसे लिक्विड में आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है ना करंट के फ्लो के लिए, तो डिस्चार्ज ट्यूब में भी आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो के लिए। लेकिन कैसा, तो ये इसमें भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में करंट के फ्लो के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स क्या है 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ते हैं क्या है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक 50 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज टू पास ए पॉइंट इन ए सर्किट इफ द करंट फ्लो इज 15 मिली एम्पियर। क्या बोल रहा है कि 50 माइक्रो कूलम चार्ज दिया हुआ है और वो किसी सर्किट से पास करना चाहता है, तो उसको पास करने में कितना, मतलब सर्किट से पास करना चाहता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 15 मिली एम्पियर। तो उसको कितना समय लगेगा, ऐसा करने में कितना समय लगेगा। तो क्या चीज़ डाटा दिया हुआ है, पहले डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको गिवन दिया हुआ है कि चार्ज दिया हुआ कितना, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज बराबर दिया हुआ है 50 माइक्रो कूलम, तो जिसको हम तोड़ लेते हैं 50 × 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है। और करंट की वैल्यू क्या दी हुई है, करंट भी दिया हुआ है हमको 15 मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो हम जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा कि I = Q/T वाला फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे वैल्यू रखिए। तो I दिया हुआ कितना 15 मिली एम्पियर, जिसको हम तोड़ सकते हैं कितना 15 × 10⁻³ एम्पियर में, ठीक है, ये तोड़ सकते हैं। तो अब इसको हम यहाँ बस रख देंगे कि 15 × 10⁻³ = ठीक है, और हमारे पास क्या चार्ज का वैल्यू था 15 × 10⁻6 कूलम बाय, और पूछ रहा था टाइम पूछ रहा था फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे निकालने के लिए, टी को इस तरफ भेजेंगे और 15 × 10⁻6 यहीं रहेगा और 15 × 10⁻³ इतना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या निकलेगा देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 15 यहीं रखिए और 10⁻6 × 10⁻³ बाय 15, 5 से 15 3 बार में काट दीजिए तो टी बराबर कितना बचेगा, तो 10 × 10⁻³ कितना बचेगा -3 और बाय 3, और जब इतना को डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास क्या दे देगा 3.33 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइम निकल गया, तो यही निकालना था, तो बहुत इजी था। तो इससे मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 1 नंबर, है ना फ्रेंड्स। तो मैं सॉल्व करके भी देखा, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग आपको बोर्ड पे करके दिखा रहे हैं पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व, इसलिए। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।